Assalamualaikum, this is me Kinza Umar. Start with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. I welcome you all to the Javed Publishers. Today we'll discuss Kids Science Grade 4 chapter number 1, and in this we'll discuss the activity number 1 and the classification of plants and animals. Page number 5 today we'll discuss. Firstly we'll discuss the activity number 1. So what is the activity? आपको करना क्या है कि डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं वो आप कलेक्ट कर लें, फिर एक जगह रख के उसको देखें कि डिफरेंट प्लांट्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, फिर एनिमल्स और प्लांट्स का डिफरेंस देखें। इससे क्या होगा कि हम डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं, उसमें आपका एक्सपोजर बढ़ता जाएगा और आपको पता चलता जाएगा कि डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ उनमें क्या आ रही हैं। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एनिमल्स को दो टाइप्स में उन्होंने क्लासिफाई किया है। पहली टाइप जो है वो है वर्टिब्रेट्स और सेकंड टाइप है जो है इनवर्टिब्रेट्स। Animals are classified into two major groups on the basis of their vertebral columns or backbones. These are vertebrates and invertebrates. Major thing जो classification की थी वो क्या थी? Presence of vertebral column के backbone present है या नहीं है, उनकी basis पे दो groups में उनको divide कर दिया। First group is vertebrates. These are the animals which have vertebral column और backbone. Their skeleton framework of bones. Skeleton का मतलब क्या होता है? एक framework है, different bones जो हैं वो align की गई हैं, तो उससे क्या होता है कि एक skeleton जो है वो maintain हो जाता है। उसका मकसद क्या होता है? Helps them in movement and it provides them support. Standing upright, different vertebrates have different skeletal structures. अब क्या है कि उनकी बैकबोन होती है, एक फ्रेमवर्क ऑफ बोन होता है, तो वो सीधा खड़े हो सकते हैं, वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। वो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स जो है वो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा चलते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स की तरफ, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। लाइक कैमल है, हॉर्स है, डक है, टर्टल है। ये क्या है? ये सारे जो हैं वो वर्टिब्रेट्स में कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन होती है। अब एक और एक्टिविटी हमारे सामने आई है, एक्टिविटी नंबर 1.2, ह्यूमंस आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स। अगर हम अपने बारे में सोचें तो हम क्या हैं? डेफिनेटली हम वर्टिब्रेट्स हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम वर्टिब्रेट्स हैं? चलें देखते हैं। क्या करना है, अपने हाथ पीछे रख के देखें कि आपको नेक के नीचे कुछ महसूस हो रहा है। जी हाँ, क्या महसूस होता है? एक सारी लंबी सी लाइन है जिसमें क्या है? आपका बोन है, आपका फ्रेमवर्क ऑफ बोन है। तो उसे क्या हम लोग उस फ्रेमवर्क ऑफ बोन को हम वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन ही बोलते हैं। सो वी आर ऑल्सो कंसीडर एज वर्टिब्रेट्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है कि इनमें वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन जो है वो एब्सेंट है। अगर इनमें बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है तो डेफिनेटली कोई और ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो इनको सपोर्ट दे रहा है। सो लेट्स डिस्कस। These animals have no vertebral column or backbone. Major group of invertebrates are insects and worms. These animals do not have a rigid support for their body in the form of vertebral column or backbone. कोई इनके पास specific support नहीं होती। कभी आपने देखा है कि कोई कीड़ा मकोड़ा जो है वो खड़ा हो गया? No, because उनके पास कोई proper structure नहीं है ना, तो वो क्या है कि वो crawl करते हैं ज़मीन पे। फिर उनके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, जिससे वो अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पास एक आउटर शेल होता है, आउटर शेल होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन का। उनके आउटर शेल को एक्सोस्केलेटन कहते हैं जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो मूविंग टुवर्ड्स द ब्लू बॉक्स, insects are the earth's largest group of animals. Insects have a characteristic of molting in which they cast off their skin. This process is called as cytosis. अब होता क्या है कि उनका जो ऊपर उनका शेल है, जो उनकी स्किन है, उनके पास ये एक एबिलिटी है कि वो उसको रिमूव कर देते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं वो प्रोसेस उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। Now moving towards the examples of invertebrates. Invertebrates में कौन कौन सी एग्जाम्पल आती हैं? हाउस फ्लाई आ जाती है, मॉस्किटो आ जाती है, कॉकरोचेस आ जाते हैं, हनी भी आ जाती है। ये सब आपने अपने इर्द गिर्द देखी हुई होंगी, तो इनको हम लोग इनवर्टिब्रेट्स में कंसीडर करते हैं। ओके, एनिमल्स की तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली, तो फिर अब प्लांट्स की भी तो क्लासिफिकेशन होगी ना। प्लांट्स को भी क्लासीफाई किया होगा। येस, प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। द वेरी फर्स्ट इज फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द अदर
वन इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में डेफिनेटली फ्लावर्स होंगे और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होंगे। अगर उनमें फ्लावर्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली कोई और स्ट्रक्चर होगा। सो चलें रीड आउट करते हैं ताकि हमें इसकी और जो है वो पता चल जाए कि क्या थिंग्स इसमें कंसीडर कर रहे हैं। प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स दैट ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। ये सब हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते जैसे एनिमल्स मूव कर जाते हैं। एंड आर रूटेड फर्मली इन द ग्राउंड। जहाँ पे हमने उसको लगाया होता है, जहाँ पे उसकी रूट्स होती है, डेफिनेटली वो प्लांट वहीं पे जो है वो एंकर हुआ होता है। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। अब यहाँ पे वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है जो फर्स्टली अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी हुई है कि वो फूड को प्रिपेयर कर सकें। आपको मैंने बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। सो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हुए क्योंकि प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। They can prepare the food through a process which is called as photosynthesis. On the basis of presence or absence of flowers, the plants are divided into the following two groups: flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants. Flowering plants are the type of plants that produce flowers. Most of the flowers grow into a fruit. अब वो जो उनका फ्लावर है वो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे आगे क्या होता है कि फर्दर वो फ्रूट में ग्रो कर जाता है। फ्लावर इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावर जो है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेजर पार्ट है। द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ आर फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ज़्यादातर प्लांट्स जो देखेंगे वो क्या होंगे? वो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। बहुत कम, ऐसा नहीं कि उनके नॉन फ्लावरिंग प्लांट की वैरायटी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपको फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हैव अ सिमिलर रिप्रोडक्टिव साइकिल। प्लांट्स में हैव हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। Flowering plants produce seeds within their fruit or flower that reproduce into a new plant. क्या होता है कि वो जो उसका फ्लावर है वो फर्दर जो है प्रोसीड करता है, रिप्रोड्यूस करता है और उससे हमें न्यू प्लांट मिल जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अगर हम एग्जांपल्स देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिलेंगी। रोज़ मिलेगा, मैंगो का आपको प्लांट मिलेगा, जैस्मिन, ऑरेंजेस, लिली, ये सब क्या है? ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। Now moving towards the non-flowering plants. Non-flowering plants do not produce flowers. Some of these produce spores instead of seeds for reproduction. अब वहाँ पे तो फ्लावर था जो फर्दर जो है वो रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले कर रहा था। अब यहाँ पे अगर फ्लावर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना जिससे वो रिप्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या होता है कि वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे उसको अपनी कंडीशंस या वो चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं जो उसके लिए सेटिस्फाइंग होती हैं, तो वो आगे फर्दर प्रोसीड कर जाता है और उसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो चलना शुरू हो जाता है। मोसेस एंड फर्न्स आर स्पोर बेयरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वेयरएज कॉनिफर्स आर सीड्स बेयरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कौन से हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और कौन से जो हैं वो सीड बेयरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे कि मोस आप देख लें, पाइन ट्री देख लें, फर्न ट्री देख लें। ये सारे जो हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ही कंसीडर किए जाते हैं। Okay, interesting information moving towards the blue box. Conifers are also gymnosperms. They are found in the northern areas of Pakistan. Conifers are very important for our economy. कैसे इकोनॉमी में रोल प्ले करता है कॉनिफर? मतलब कि जो इनकी वुड है वो फर्नीचर के तौर पर यूज़ होती है। फर्नीचर से क्या होता है कि डिफरेंट कंस्ट्रक्शन हो रही है, फर्नीचर की जो वुड है उससे क्या हमें फ़ायदा मिल रहा है कि हम फर्नीचर बनाते हैं, उससे हम फिर आगे अर्न करते हैं, तो उससे इकोनॉमी में क्या है वो रोल प्ले कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ हो रहा है, ऑर्नामेंटेड थिंग्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं वुड से। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक पेपर। कॉनिफर से पेपर भी बनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी में रोल प्ले कर रही हैं। द सीड्स ऑफ सम कॉनिफर्स आर यूज्ड एज ड्राई फ्रूट सच एज पाइन नट, जिसे हम लोग चलगोज़ा कहते हैं, वो जो है वो उनका सीड जो है वो यूज़ हो रहा है। चलें मूव करते हैं आगे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में। अच्छा, आगे बात आती है कि हमारे पास वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रह रही हैं, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन वो सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनमें वेराइटी है, तो इसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी में कंसीडर करते हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, उनके फंक्शंस डिफरेंट हैं, उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं।
It is a variety of living things present at a particular place or region. Millions of species are known today, but we still do not know the actual number and kinds of living things present on earth. वो कहते हैं कि मिलियन ट्रिलियन बहुत सी चीज़ें होंगी अल्लाह ताला की बनाई हुई, बहुत सी मखलूक हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, हम काउंट करना भी चाहें तो नहीं कर सकते कि अर्थ पे क्या क्या प्रेजेंट है. Many type of living things have become extinct. अच्छा, अब अगला टॉपिक आता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सटिंक्ट. द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स इन डेंजर ड्यू टू मैनी फैक्टर्स सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, चेंज ऑफ क्लाइमेट, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर. दो वर्ड्स यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं. पहला वर्ड है एक्सटिंक्ट और सेकंड वर्ड है एंडेंजर. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है वो चीज़ें जो सफ़ाए हस्ती से मिट चुकी हैं, जो अब प्रेजेंट नहीं हैं, जो पहले थी. क्यों मिट चुकी? कि शायद उनको कोई शेल्टर नहीं प्रॉपर मिल रहा, या टेम्परेचर उनके फिजिबल नहीं है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गई जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं कर सकें अपने आप को सपोर्ट, तो वो क्या है, वो ख़त्म हो गई. और सेकंड वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया एंडेंजर. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं कि जो इस वक्त उस ख़तरे पे हैं कि आया कि अगर उनको फिजिबल कंडीशंस ना मिली तो वो भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हो जाएंगी. अब हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को? ये कुछ पॉइंट्स हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं. All the varieties of plants, animals और livestock should be conserved. Pollution should be reduced to a possible extent. मतलब कि हम पोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, हम उनकी कंजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं. डिफरेंट वेराइटीज़ को, प्लांट्स और एनिमल्स की हंटिंग जो है उसको बैन किया जाए, उसके अगेंस्ट जो है वो लॉज बनाए जाएं. जब लार्ज स्केल पे हम लोग हंटिंग करते हैं तो वो भी क्या है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रही है. वाटर शुड बी यूज विद ड्यू केयर. ऐसा नहीं है कि पानी चल रहा है तो चलता ही जा रहा है. पानी को भी इस्तेमाल करने के लिए हमें ख़ुद सोचना चाहिए ताकि हम लोग अपनी जो है बायोडाइवर्सिटी उसको बचा सकें. नेचुरल हैबिटेट्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय डिस्करेजिंग द कटिंग ऑफ ट्रीज़. जब हम ट्रीज़ को कट करते हैं, हमें नहीं पता कि उसके अंदर किसी का हैबिटेट है, मतलब कोई उसके अंदर परिंदा या कोई एनिमल जिसने अपना घर बनाया हुआ है, डेफिनेटली वो भी जाएगा. ट्रीज़ भी कट होंगी तो उससे क्या होगा कि हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी उसको इफेक्ट होगा. पीपल शुड बी इंकरेज टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज इन साइंटिफिक वेज. हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए. उससे क्या होगा कि एक तो ट्रीज़ आती जाएंगी, उससे इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी और डिफरेंट एनिमल्स को हैबिटेट मिल जाएगा, ऑक्सीजन सोर्स हमें मिलेगा. डिफॉरेस्टेशन शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. कि जो हम ट्रीज़ को कट करते हैं ये प्रोहिबिट करना चाहिए, इसके अगेंस्ट लॉ बनाना चाहिए. एनवायरनमेंट लॉज शुड बी एनफोर्स्ड इफेक्टिवली. एक ऐसी एसोसिएशन कोई भी बनानी चाहिए कि जो डिफरेंट लॉज हैं, जो सब कुछ है वो इसको अप्लाई करें, एप्लीकेबल भी हों लॉज, और जो भी उसके अगेंस्ट करे तो फिर उसको उसके लिए एक फर्दर प्रोसीडिंग की जाए ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकें. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1. कीप वॉचिंग द वीडियोज़. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ.